हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बताओ किन किन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है? तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों का साइंस का पेपर था वो हो गया होगा और बहुत सारे लोगों का साइंस का पेपर बाकी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने पेपर हुए हैं उनमें जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट उन्हीं में से पढ़ के गया तो भी बहुत बढ़िया नंबर ले आएगा। तो एक बात तो आप ये जान सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो कंटेंट इतना बेहतरीन है कि वो कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पैसे देकर भी नहीं मिल सकता है। हम लोग आपको फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। तो ये कंटेंट, इसके पीछे अनुभव, इसके पीछे मेहनत है और उस मेहनत को आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसकी कीमत आप हमें दे सकते हैं। तभी हमें लगेगा कि वास्तव में हमने जो मेहनत करी उसका जो है रिजल्ट हमें मिला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। बहुत बढ़िया पेपर होगा। जिन लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे आप ज़रूर देखिएगा। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, आप खुद उठा के पेपर देख लीजिए। अगर आपको मिलता है वहाँ से कंटेंट कि जो हमने पढ़ाया है वहाँ से कुछ कंटेंट मिलता है तो आप हमें देखिए, वरना तो कोई मतलब नहीं होता है हमें देखने का। ठीक है, क्योंकि जब आप जिस उद्देश्य को लेकर हमारे चैनल पर आते हैं और वो उद्देश्य है आप 10वीं कक्षा में बढ़िया नंबर लाएं, और वही अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर आप बहुत सारे और YouTube चैनल है जहाँ पर बहुत टाइम पास होता है, वहाँ से देखिए। हमारे पास साधन संसाधन कम है लेकिन हमारी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये आपके पेपर में दिख जाएगी। ठीक, चलो तो अपन एक हमारे पास पेपर है जो कि मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ है और आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि बाड़मेर जिले का अर्धवार्षिक का 10वीं का पेपर है। तो चलिए, हो सकता है ऐसा पेपर कहीं और जिलों में भी हो, तो मैंने बाड़मेर से लिया है। तो आप कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चंस को देखने और समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रश्न आपके वहाँ भी आने वाले, इनमें से ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, आपको पता है 70 नंबर का पेपर है और पैटर्न तो आपको पता ही है पहले ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो ये कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया है सिल्वर क्लोराइड, एक दिया है सोडियम क्लोराइड, और एक दिया अमोनियम क्लोराइड, और एक दिया बेकिंग सोडा। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जा सकता है, लेकिन बाकी वालों का तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिल्वर क्लोराइड को हमने फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं ऐसा नहीं लिखा है कहीं। तो क्या लिखा है? सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है हमारा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दिया AgCl। तो ये दोनों हम देख रहे थे कि प्रकाश के अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों का अपघटन होता है। दोनों अभिक्रिया हमारे पास साथ साथ में दी हुई थी, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है वहां पर इसका उपयोग होता था, लेकिन इसने ये दिया है
तो आपका ये माना जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, इसका नंबर आपको बोनस में मिल जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये करिए। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें अपन, तो जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत जिक्र हुआ है और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शन पे ज्यादा डिस्कस ना करें क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर रखी है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 पॉइंट 1/2H2O, 1/2H2O, यानी कि इसके अंदर आधा जल का अणु क्रिस्टलन होता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें एक पहला ऑप्शन है CaSO4.2H2O, ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये तो जिप्सम का है। ठीक है, Na2CO3.10H2O, ये सी ऑप्शन है, जो कि किसका होता है? धोने का सोडियम। और Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, चलो भाई, ये इसमें से इसका सूत्र किसका ये हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इसका उपयोग कहां पर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जो है वो अगर किसी की हड्डियां टूट जाती है तो हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं, मतलब हड्डियां स्थिर रहेगी तभी तो जुड़ती है, हड्डियां अपने आप जुड़ जाएगी, लेकिन उसको स्थिर रखना पड़ता है, उसके लिए करते हैं। इसके अंदर जब अपन 1.5 अणु, कितना? 1 से 1/2 1.5 अणु जल का मिलाएंगे तो ये जिप्सम बन जाता है, CaSO4.10H2O। ये क्या बन जाएगा भैया? जिप्सम बन जाएगा। क्लियर बात? ये बातें सिंपल सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तत्व है जो Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, और तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है, उस तत्व को पहचानना है। देखो, पहला कॉपर दिया है, फिर जिंक दिया है, फिर Sn यानी कि टिन दिया है, और एक दिया है K यानी कि पोटेशियम। तो जो ये जो ऊपर वाले तत्व होते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, ये ठंडे जल के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर जाता है। तो सबसे ऊपर आपका कौन आता है? K यानी कि पोटेशियम आता है, इसलिए ये पोटेशियम। और पोटेशियम बहुत मुलायम होता है, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये बहुत मुलायम होते हैं, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो, ये धातु होती है। ठीक है, चलो, ये एक क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ बेटा क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परिरक्षक, परिरक्षक तो जो सामग्रियों को खराब होने से बचाते हैं। और अपमार्जक, अपमार्जक तो जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो है सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं, जो हमने साबुन और अपमार्जक पढ़े थे ना, वो वाले। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जाइलम का काम क्या है? तो हमने जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए और जब पढ़ाया तब भी बताया, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम जो है वो किसका परिवहन करता है? ज से जाइलम और ज से जल, जल का वहन करता है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछे तुमसे फ्लोएम, फ से फूड, फ्लोएम फ से फूड का मतलब भोजन का परिवहन कौन करेगा भैया? भोजन का अगर एक का पता होगा दूसरे का तो अपने आप पता लगा लेंगे वैसे भी तो, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, फ से फूड, फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, फूड यानी भोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। आप भी बता सकते हो भाई, इंसुलिन और थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तो मानव में होते हैं, यानी कि ये मानव हार्मोन है, और साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ध्यान रखेंगे, साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो नियंत्रित कौन करता है भैया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। एक तो मेडुला,
एक दिया अग्र मस्तिष्क, एक दिया प्रमस्तिष्क और एक दिया अनुमस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क का ही भाग कौन है, प्रमस्तिष्क है, और अनुमस्तिष्क वो अलग हो गया। ठीक है, देखो अब प्रमस्तिष्क तो हमारा सबसे बड़ा भाग है, वो क्या करता है, सोचने विचारने का, प्लान व्लान बनाने का काम करता है, मानसिक काम करता है। और अग्र मस्तिष्क वही हो गया। अनुमस्तिष्क जो है हमारे शरीर का संतुलन वगैरह बनाए रखने का कार्य करता है। तो मेडुला जो है, मेडुला ये क्या करता है, हमारे शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर तुमसे पूछे श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, तो क्या बताओगे बेटा, ये बताओ। तो मेडुला को मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं। कौन सा गेटा, ऑब्लांगेटा। लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ मेडुला नाम लिखा है, तो आपको वो पीछे वाला गेटा याद रखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, श्वसन को कौन नियंत्रित करता है, ये बता दो। श्वसन को कौन नियंत्रित करेगा भैया, श्वसन को आपका पॉन्स करता है। कौन, पॉन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव के अंदर मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। देखो अंडाशय आप कहोगे सर मादा जनन तंत्र का भाग, गर्भाशय वो भी मादा जनन तंत्र का भाग, और डिंब वाहिनी जो होती है उसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। तो अंडवाहिनी किसका भाग हो जाएगा, मादा जनन तंत्र का। और शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी जो होती है वो किसमें पाई जाती है, नर के अंदर पाई जाती है। तो ये नर का हो जाएगा, तो ये मादा का नहीं भाग है, तो हम इसका सही आंसर कर लेंगे। परावर्तन के नियम लागू होता है। देखो परावर्तन के नियम किस में लागू होता है, पहला ऑप्शन केवल समतल दर्पण के लिए, दूसरा केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए और उपरोक्त छवि के लिए। देखो यहां पर एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए थी कि केवल ये जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन तो सबके लिए होता है। परावर्तन चाहे अवतल दर्पण का हो, चाहे उत्तल दर्पण का हो या समतल दर्पण का हो, सबके परावर्तन के नियम सेम ही है। कौन से नियम है, 2 नियम है। क्या है, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही अपवर्तक जो परावर्तक सतह होती है वहां पर एक ही तल पर होता है, पहला नियम। दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये 2 नियम है। ये अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, सब पर ही लगेगा, सब पर ही लगेगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है ना। जूल दिया है, वॉट दिया है, वॉट यहाँ वाट, एम्पियर और वोल्ट। तो यहां पर क्या मात्रक हो जाएगा, वॉट होता है, ध्यान रखेंगे। जूल है क्या, जूल तो उष्मा का मात्रक है। एम्पियर बताओ किसका मात्रक है, और वोल्ट तो विभवांतर का बोल दोगे। तो एम्पियर किसका होगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्लियर बात, समझ गए। चलो ये 10 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन वाले। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो है रिक्त स्थानों वाले। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा चीजें यहां पर न लिखूं, आप समझ जाएंगे। जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, खाली जगह फिर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ठीक, उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3। एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक तृतीयक उपभोक्ता। ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खाली जगह में बदलता है। किस में बदलता है, जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा, उसको घुमाने से ऊर्जा बनती है। कौन सी ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर तुमसे पूछता मोटर किसको किस में बदलती है, विद्युत मोटर, तो मोटर जो है, मोटर को हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक विद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनिएगा क्यों, हो सकता है आपके पास पेपर न है, तो पेपर वैसे हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से ग्रुप से ले लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए,
तो वहां पर हमने पेपर प्रोवाइड करवा दिया। तो क्या है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के खाली जगह होता है। तो देखो ये तो ओम का नियम, ओम का नियम याद करो, क्या कहता है ओम का नियम कि दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, धारा के क्या होता है भैया, धारा के विद्युत वोल्ट विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है यानी कि V है वो I के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, समानुपाती। तो खाली जगह में क्या आएगा, समानुपाती। और ये है क्या, ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम ने जो ये नियम दिया था, और इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा V बराबर IR, ये ओम का नियम है। R जो है ये समानुपाती के चिन्ह को हटाया तब आया, ये क्या है, एक नियतांक है, ये नियत होता है। और इसे हम कहते क्या है भैया, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। हम सारी बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेन काम की जो बातें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, खतरे के सिग्नल का प्रकाश सदैव कैसा होता है। ये तो भैया आपको पता होगा, खतरे का निशान होता है ना सिग्नल, वहां पर प्रकाश कैसा होता है। तो आप देखो, जैसे आपके घर में लाइट होती है, वहां पर लाइट पे एक छोटी सी एक लाइट जलती रहती है, कौन से रंग की है। या फिर आप टावर देखोगे, टावर के ऊपर बड़े बड़े खंबे होते हैं बिजली के, उनके ऊपर एक लाइट जलती है, कौन से रंग की होती है, बताओ कौन से की होती है, लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है, लाल रंग की। अब आप पूछोगे सर ये लाल रंग की होती क्यों है, तो इसका कारण क्या है कि लाल रंग का जो ये लाल रंग आता है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है सर्वाधिक। तरंग दैर्ध्य होती है सर्वाधिक, तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। अब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या, प्रकीर्णन का मतलब ये फैलेगा कम। तो क्या होगा, देखो जैसे मान के चलो आपके कहीं टावर लगा रखा है, उसके ऊपर हमने कैसा बल्ब लगा दिया, कोई दूसरा कलर का लगा दिया, पीला लगा दिया, तो क्या होगा, उसका तरंग दैर्ध्य होगी कम। तो वो जैसे ही उसकी प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से चल के यूं आ रही है, तो वो क्या होगी, रास्ते में जो वायु के कण होंगे, धूल के कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे ना, उनसे टकरा के ऐसे उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी कि फैलता जाएगा, और प्रकाश फैलता आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तक पहुंचना है। तो इसलिए हम कौन सा खतरे का निशान किसका रखते हैं, लाल रंग का रखते हैं, ठीक है। पर ये क्यों रखते हैं, इसका तो आपको पूछा नहीं था, आपको तो पूछा था कौन सा रंग होता है, तो आप बता देते कौन सा होता है, लाल रंग होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड खाली जगह में स्थापित हो जाता है। भाई निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद मान लो भ्रूण बन गया, वो कहां पर स्थापित होगा, वो कहां पर स्थापित हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जब हमने पढ़ाया था गर्भाशय के अंदर ही क्या काम होता है, भ्रूण स्थापित होता है, वहां पर बच्चा बनता है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान मतलब यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को फिर हमारा खाली स्थान क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिकाएं होती है, उनके बीच में खाली स्थान होता है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है, ध्यान रखोगे ना, क्या कहलाता है, सिनेप्स। यहां इसे सिनेप्स, यहां इसे सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं, सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है, सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे दो तंत्रिकाएं, एक ये इसका सिरा और एक ये वाला सिरा, इन दोनों के बीच में ये खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या इसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ध्यान रखेंगे। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। भाई देखो रुधिर जब हम पढ़ते हैं, रक्त पढ़ते हैं, तो रक्त की बात करते हैं बेटा, तब क्या होता है, रक्त में दो भाग होते हैं, एक तो ठोस भाग होता है और एक होता है तरल भाग।
एक ठोस भाग होता है, एक तरल भाग होता है। ठोस कौन कौन होता है? ठोस कौन होता है? रक्त कणिकाएं, ये होती है ठोस। रक्त कणिकाएं ये क्या होती है? ठोस। और तरल कौन होता है? आप कहोगे सर प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? तरल भाग होता है, जिसके अंदर ये रक्त कणिकाएं ठोस होती है, तैरती है। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा। कार्बन कार्बन एकल बंधु युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, सारे के सारे कार्बन है, इनके बीच में एकल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये क्या कहलाएंगे? देखो, एक तो होते हैं एल्केन, एक तो होते हैं एल्केन, एक होते हैं एल्कीन, एक होते हैं एल्काइन। एल्काइन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्केन कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड है, कहीं कार्बन जितने भी है और उनके बीच में कहीं भी अगर बेटा एक आपका डबल बॉन्ड आता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एल्कीन। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, एक कम से कम एक है ना, ध्यान रखिए, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एल्काइन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर एल्कीन कैन हो जाएगा। अच्छा, इसके सूत्र है, ध्यान रखना, सामान्य एल्केन का सूत्र पूछा जाए CnH2n और इसके अंदर 2 जोड़ो, 2n+2, यानी कि n क्या है? यहाँ कार्बन की संख्या। अगर एक कार्बन है तो यहाँ पर एक रखो, फिर एक को 2 से गुणा करो, 1 गुणा 2 2, और 2 के अंदर 2 जोड़ो तो कितना आंसर आ जाएगा? 4, यानी कि C1 है तो H 4 हो जाएंगे। ऐसे एल्कीन का सूत्र CnH2n, और ये 2 हटा दो, 2 जोड़ना ही नहीं है, 2 कम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर क्या करोगे? Cn यानी एल्काइन के अंदर CnH2n, और इसमें से 2 हटा दो, 2 घटाओ। कहने का मतलब यहां पर 2n के साथ में 2 जोड़ोगे तो एल्केन, अगर 2 नहीं जोड़ोगे तो एल्कीन, अगर 2 माइनस कर दोगे तो एल्काइन। क्लियर बात? आई बात समझ आप लोगों को बेटा? चलो, ये हमारा 18वां क्वेश्चन था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अधिकतम संख्या जो ज्ञात करते हैं वो इसका एक छोटा सा सूत्र है, वो ध्यान रखिएगा आप, 2n²। यहां पर n है कक्षक का नंबर, कक्षक का नंबर या कक्षक की संख्या। पहला कक्षक है तो n1 और दूसरा है तो n2। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में हमें पता करने हैं कि कितने आएंगे, तो ये वाला सूत्र है, ठीक है। जैसे मान के चलो दूसरे में कितने आएंगे, आपको पूछे कि दूसरे में कितने आएंगे, सूत्र में रख के बताओ, तो n का मान कितना रखोगे? 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर आप कहोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 गुणा 4 इजिकल टू कितना आंसर आएगा? 8। यानी कि दूसरे कक्ष जो है, दूसरा कक्ष है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तो 8 आ सकता है। ठीक बात? ठीक है, समझ आ रही बात है? ठीक। इसी खाली जगह का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20वां। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अभी बताया, बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, अभी बताया। ये थोड़ी बताऊंगा मैं, बार बार थोड़ी बताऊंगा, ये तो आपको याद होगा। याद है कि नहीं है? चलो इसको मिटाते हैं, तब तक आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह रोकेगा तो किससे रोकता है, किसका उपयोग करता है? बताओ, किसका उपयोग करेगा? किसका उपयोग करेगा? इसी का करेगा, इसी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर सही से तैयारी करोगे, रणनीति बना करके हमारे साथ जुड़ के करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं 95+ और 100 नंबर ले आओगे। 95+ या 100 तक ले आओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। बस ईमानदारी से जितनी हम मेहनत करते हैं उसकी थोड़ी सी आपको भी करनी होगी, ठीक है। एक अभिक्रिया दी हुई है, C6CO2 प्लस
12H2O और आगे C6H12O6 प्लस 6O2 यहां पर लिखा A और यहां पर लिखा B। अब ये कह रहा है कि A और B कौन है, इसके नाम बताओ। बता दोगे? पहले तो ये बताओ ये अभिक्रिया है किसकी। कुछ सेंधा सेंधा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। आपको पता होना चाहिए ना ये अभिक्रिया है किसकी, पकड़ में आनी चाहिए अभिक्रिया किसकी है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड और तो ये जल है ना, ध्यान रखना बेटा, ये हमने ऑक्सीजन नहीं लगाया तो हाइड्रोजन ही हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया हम करवाते हैं तो ये बेटा क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रही है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये तो सर प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया है। किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। तो यहां पर हम क्या लिखते थे, प्रकाश संश्लेषण में दो चीजें हम जो लिखते थे, एक तो लिखते थे हम सूर्य का प्रकाश, एक तो क्या मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और एक जो होता है वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है जो भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो एक की जगह आप लिख लो, ए की जगह सूर्य का प्रकाश और बी की जगह क्या लिख लो, क्लोरोफिल। क्लियर बात? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक अभिक्रिया लिखी है उसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये वाली अभिक्रिया ZnO प्लस C, इससे क्या बना है, Zn प्लस CO बना है। अभिक्रिया ZnO प्लस C से इससे बना है Zn प्लस CO में किस पदार्थ का उपसयन और किसका अपसयन हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन इसके अंदर जो अभिक्रिया भी पूछी है ना वो भी आपको सेम की सेम पूछी है, अभिक्रिया भी सेम की सेम पूछी है। और मैं आपको बता रहा हूं इसमें से लगभग ये सारे क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसमें करवाए। हमने 7 से क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन लिए एक चैप्टर से, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो बता दो फिर, इससे ज़्यादा तो फिर आपके लिए क्या चीज़ें की जा सकती है। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख के गया ना, कंसेप्ट उसको पता भी नहीं था ना, तो भी उसको दिमाग में ये बातें गुंजी होगी कि ये किसका ऑप्शन हो रहा है, तो भी उसके दिमाग में मेरी क्लास की बातें सुनाई दी होगी कि अब रेडॉक्स क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अपसयन और उपसयन दोनों साथ में होते हैं। अपसयन भी हो और उपसयन भी हो। अपसयन, और मैंने इसको तो अपसयन भी हो और क्या हो, उपसयन भी हो। और मैंने तो इसको इतना सिंपल तरीके से याद करवा रखा आप लोगों को कि अप का मतलब होता है यूपी को अपन, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। और व्यक्ति ऊपर कब चला जाता है, जब उसके ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। तो O2 की कमी ही क्या है, अपसयन। तो यहां पर O2 की वृद्धि होती है उपसयन। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही अभिक्रिया में साथ में ही हो रहे हैं, यानी कि किसी पदार्थ का अपसयन भी हो रहा है, किसी पदार्थ का उपसयन भी हो रहा है, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, इसके साथ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि अपसयन के अंदर, और यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि है तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखो यहां पर Zn की बात करें Zn की बात करें तो देखो ये Zn, यहां पर ऑक्सीजन एक था, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन में हुई कमी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा अपसयन। क्या कहलाएगा, अपसयन। यहां पर देखो कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन, आप कहोगे सर है ही नहीं। तो अब देखो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, इधर हो गए एक ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि उपसयन हुआ। क्या हुआ, उपसयन। तो ये इतना सा लिखते आपको नंबर मिल जाता भैया। ये कितने का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, जितना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया,
मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिश्र धातु के 2 उदाहरण। मिश्र धातु के 2 उदाहरण याद है कि नहीं है बताओ। देखो मिश्र धातु के 2 उदाहरण, एक तो याद रखना पिताजी, आपके पिताजी को कभी बोलना नहीं है, पिताजी, ये हो गए पिताजी। पिताजी का मतलब ये है पी से पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है, पी से पीतल एक मिश्र धातु है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो ता से याद रखना तांबा और जी से याद रखना जिंक। तो कॉपर प्लस जिंक क्या बन गया, पिताजी यानी कि पीतल बन गया। एक याद रखना सोल्डर, सोल्डर सोल्डर, तो इसका क्या हो जाएगा सिक्की, याद रखना क्या सिटी। सोल्डर का याद रखना सोल्डर का क्या सिटी। सी से सीसा, टी से सीसा को पीबी से लिखते हैं प्लस सीटी, ध्यान रखना क्या सी टी, सी और टी यानी कि सोल्डर का सी टी, स से सोल्डर और स से सी टी, सी टी सीसा प्लस टी का मतलब टीन, टीन को एस एन से लिखते हैं। ठीक है, एक और पूछे, 2 पूछा है, एक तो सोल्डर एक पीतल, ठीक है। और अगर और ध्यान रखना कांचा, कांसा भी क्या है हमारी कांचा, कांचा ध्यान है ये भी क्या है मिश्र धातु। अच्छा बता दो कांचा किससे बनती है, कांचा जो है हमारी क्या है मिश्र धातु है। कांचा क्या है हमारी एक मिश्र धातु है, किससे बनती है, यहां पर एक ये वाला तांबा और ये वाला टिन, तो तांबा यानी कि कॉपर प्लस एसएन यानी कि टिन से कौन सा बनेगा कांसा बनेगा। ध्यान रखेंगे पिताजी पीतल तांबा जिंक, ठीक है, पीतल किससे बनेगा तांबा और जिंक से। सोल्डर सीटी, सीटी सीसा और टिन, और तांबा 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 किससे बनेगा सॉरी कांसा जो है वो किससे बनेगा तांबा और टिन से। ठीक है, समझ जाओगे समझ जाओगे। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम। कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, कोयला भी कार्बन का ही अपर रूप है, काजल जो आप आंखों में लगा रहे हो वो भी आपका क्या है वो भी अपर रूप है। आंखों में काजल लगाते हो ना, पहले जब छोटे हुआ करते थे, अब तो यहाँ से मम्मी यूं करके यहाँ तक लगाती थी, यहाँ तक, फिर यहाँ पर एक काला सा टिक्का देती थी ताकि आपको नजर ना लगे, है ना। तो तभी तो वो काजल क्या है आपका कार्बन का ही अपर रूप है। और तो ग्रेफाइट जो क्या है विद्युत का सुचालक है, प्रैक्टिकल करके बताया था ना आपको। हाँ, और क्या हीरा 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 हीरा, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन याद है, ये सारी की सारी चारकोल वगैरह ये सारी चीजें किसमें आएंगी कार्बन का अपर रूप है। ये सारे क्या है कार्बन के अपर रूप है। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम। नर के अंदर कौन पाया जाता है, नर के अंदर टेस्टेस्टेरॉन, टेस्टेस्टेरॉन। अगर पूछता मादा के अंदर कौन पाया जाता है तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है नर लैंगिक लक्षणों का, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण, और ये एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है, यानी कि जो महिलाओं में लैंगिक या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है एस्ट्रोजन करता है। क्लियर बात। नेक्स्ट, ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके। क्या होता है जब केवल एक रासायनिक समीकरण दीजिए, 3 लिखे हैं और 3 में से आपको एक ही देना है। क्या कह रहा है कि जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, किसमें चूना का पानी लिया, चूने का पानी का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। चूने का पानी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूने का सूत्र बताओ, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। बहुत सिंपल सा सूत्र है, आ रहा है किसी को, CaOH का 2। ये बुझा हुआ चूना, इसके अंदर ये पानी है इसलिए बुझा हुआ चूना है, ठीक है। बुझा हुआ चूना किसके साथ CO2 गैस प्रवाहित करें, यानी कि इसके अंदर CO2 गैस डालोगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर एक श्वेत अवक्षय बनता है जो कि CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, CaCO3 का बनता है। और
और जल बाहर निकलता है। जल के अंदर श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ठीक है, ये पहली अभिक्रिया। दूसरा क्या कह रहा है, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, इससे क्या बनता है, देखो ये वाली थोड़ी सी अभिक्रिया थोड़ी सी ढंग की है। ये अगर इसमें तो क्या है, आप लोगों को ये सूत्र याद होंगे तो आप सोचोगे क्या बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या बनता है, देखो इसमें बनता है Na2ZNO। ठीक है, ZNO2, ठीक, ZNO2। ये जो है, ये है क्या, ये है, इसे कहते क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इसका नाम है। तो एक जब हम जिंक धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2ZNO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है, और इसके साथ साथ ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्योंकि हमने जब भी हम धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, किसी सार के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है। ठीक, चलो भैया हाइड्रोजन निकालनी है, बाकी वालों को तो इधर एडजस्ट करने थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जो था वो सोडियम जिंकेट का कई बार फॉर्मूला भी पूछ ले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया। बुझा हुआ चूना यही है, अब बता दोगे, बुझा हुआ चूना CaOH और दो, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है, क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनेगा, अच्छा इसमें से पानी निकलेगा, तो क्या रहेगा, पीछे पानी निकला, मान के चलो ये पानी निकला H2O, तो पीछे क्या बचा, Ca और एक बचा O और CaOCl2, ये क्या हो गया, बाहर ने ये बना है। अब बताओ ये है कौन, बता दोगे, बहुत ही बढ़िया है। ये है कौन, ये है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अरे ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, कौन सा चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण है। ठीक, बात आई, समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट है भर्जन और निस्तापन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताओ। भर्जन और निस्तापन में अंतर, सबसे पहले इसकी अंतर पूछा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से दो है, इनमें आप परिभाषाएं लिखोगे ना तो भी ये आपका हो जाएगा। अंतर है भर्जन, पहली बात तो जो भर्जन होता है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड एस्कों के लिए होता है। भर्जन यहां पर लिखते हैं भर्जन सल्फाइड एस्क मान लो ZnS, सल्फाइड एस्कों को O2 यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ZnO+SO2 ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसे हम भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर अंतर भी हो गया ना, ये सल्फाइड एस्कों के लिए काम में आता है, दूसरा इसमें हम वायु की उपस्थिति रखते हैं। ठीक है, ये तो सल्फाइड एस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट आता है निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होता है, ये कार्बोनेट अयस्क होते हैं। क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है। तो इसी का कार्बोनेट अयस्क ZnCO3, अगर हम इसको सीमित वायु की उपस्थिति यानी कि वायु बिल्कुल नहीं लाए तो सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाएंगे, ZnO में, यानी कि ऑक्साइड में बदल जाएंगे, और तो इस अभिक्रिया को हम निस्तापन कहेंगे। बात समझ में आई, दोबारा समझो। भर्जन, ये सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन, कार्बोनेट एस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदलते हैं, इस अभिक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। क्लियर बात। प्रकाश संश्लेषण, पहले ये मिटा दे, बोर्ड भर गया है लगभग, ये सारी चीजें मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कचरा दिखेगा। फिर भैया आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मिटाने वाला झंझट खत्म करते हैं, हम कुछ बढ़िया करेंगे आप लोगों के लिए। बार बार मिटाना, बार बार चीज़ों क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो हमें बोलना बार बार कि क्या होगा, आप सोच रहे हो क्वेश्चन होगा क्या,
नहीं तो हम यहाँ पर दिखा भी देते हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हम लोग हमारे पास कुछ साधन संसाधनों की वृद्धि की जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाएं। देखो प्रकाश संश्लेषण के अंदर 3 घटनाएं क्या होती है। सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का, सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। नंबर 1, क्या जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। पहला तो हमने प्रकाश ऊर्जा ग्रहण किया, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को हमें रासायनिक ऊर्जा में बदलना है और जल के जो अणु हैं उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं में अपघटित करना है, यानी कि तोड़ना है। ये तीसरा जो CO2 है, CO2 का जो हमने CO2 लिया ना वातावरण से, उस CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या कह सकते हैं, अपचयन करना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है। आई बात समझ में? ये फिर कह रहा है स्वपरागण किसे कहते हैं और इसके लाभ क्या है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि एक ही पुष्प की वर्तिका पर उसी पुष्प के परागण, भाई मान लो ये एक पुष्प है और ये उसकी वर्तिका है और ये पुंकेसर है, यहाँ के परागण इसी पर आए, इसी पुष्प के परागण उसी की वर्तिका पर आए तो इससे जो परागण होगा वो सब परागण होगा। ठीक है, इसके फायदे क्या है, देखो इसके फायदे सिंपल सा है। पहली बात तो यहाँ से यहीं आना है, तो कोई जैसे परपरागण होता है ना, तो मान लो एक पुष्प यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ दूसरा पौधा है, वहां से उठा के परागकणों को इस पर लाना है, तो इसके लिए बाह्य संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी हो सकता है, वायु हो सकता है, या कीट, पशु, पक्षी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें उसकी जरूरत नहीं है, बाह्य संसाधनों की जरूरत नहीं होती है, बाह्य साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात इसमें ऐसा नहीं है, कोई अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत नहीं है कि जैसे यहाँ पर परागण बन गए तो यहाँ पर ऐसे हवा आएगी इधर तो ही परागण इस तरफ आएंगे, वरना तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर परागण में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल है, जैसे यहाँ परागण बने यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर परागण जो है वो नष्ट नहीं होंगे। मान लो यहाँ से 100 परागण आए तो यहाँ तक कितने परागण पहुंच पाएंगे, सारे थोड़ी पहुंचेंगे, हवा से आधे इधर उधर बिखरेंगे। लेकिन यहाँ वाले तो लगभग यहीं बने, यहीं नीचे इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा। और एक लास्ट गुण देखें तो इसके अंदर ये सेम पुष्प है, सेम पुष्प मिलकर के अगर कोई नया पौधा बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो संतति होगी उसमें जनक के गुण बढ़िया वाले वही सेम ही आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। देखो हमने बात करी थी, सारी चीजें, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल में समझाने नहीं चाह रहा था मैं, कि प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखते हैं। जैसे मान लो हमने क्रॉस करवाया था लंबे और बोने पौधे का क्रॉस करवाया, तो जो F1 पीढ़ी थी उसमें सिर्फ लंबे पौधे ही थे, यानी कि जो लंबा लक्षण है वो F1 पीढ़ी में दिखा तो ये प्रभावी लक्षण है, जबकि जो बोना लक्षण था वो नहीं दिखा तो अप्रभावी लक्षण है। क्लियर बात? लेंस की समता को परिभाषित करिए, इसकी इकाई लिखिए और इसका सूत्र। लेंस की समता, किसी भी लेंस का प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, किसी भी लेंस की अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, फैलाने या उनको इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है P बराबर 1/F होता है, और F जो होता है हमेशा ध्यान रखना मीटर में होता है, M मीटर में होता है। और इसका जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक D का मतलब डाईऑप्टर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ऑप्टर ध्यान रखेंगे। क्लियर बात? ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो बड़े आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। क्या है, सूर्योदय से पूर्व
सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय से के समय जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय है ना कि सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय दोनों के समय जो होता है सूर्य लाल रंग का दिखता है। रक्ताभ का मतलब लाल रंग का दिखता है, एकदम लाल लाल दिखता है। इसका कारण क्या है? देखो सिंपल सा है, जब सूर्य उगता है या अस्त होता है, दो चीजें यहाँ पर एक ही पूछा है, लेकिन हम दोनों ही एक साथ कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में वो आ जाए। तो सूर्य अस्त और सूर्य उदय दोनों के समय क्या होगा? जब सूर्य उगेगा और सूर्य अस्त होगा दोनों के समय सूर्य एक तो बहुत दूर होगा, 37 में होता है सूर्य होता है, वो 37 में होता है, दूर होता है। दूर होने के कारण यहाँ से किरणें आती है, जो प्रकाश सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वहां की किरणें आती है, तो यहाँ पर नीला रंग जो होता है, नीला रंग उसका जो है क्या कह सकते हैं, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, मैंने बताया लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? आपको कि सर फैलेगा ज्यादा तो फैलता रहेगा। ये जैसे जैसे किरणें आएगी तो ब्लू रंग, नीला रंग तो फैलता जाएगा और लाल रंग ही हमारे पास आएगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। अब कम होने की वजह से बेटा क्या होगा? ये ही हम फैलेगा नहीं तो हमें कैसा दिखेगा? लाल रंग ही दिखेगा। इस वजह से ये 37 में सूर्य होगा तब हमें सूर्य का रंग हमेशा लाल दिखेगा। और अब ये नीला रंग फैलता है तो पूरे आसमान में फैल जाता है। इसी वजह से आसमान का रंग, जो साफ आसमान होता है उसका रंग हमेशा आपको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। टिंडल प्रभाव क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कुछ नहीं है। टिंडल प्रभाव जैसे प्रकाश की किरणें जा रही है और उसके बीच में छोटे छोटे धूल के कण आ गए तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। इस वजह से वहां पर प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। प्रकाश का जो प्रकाश पुंज जो चलती है, किरणें चलती है, उनका मार्ग हमें दिखाई देता है। ये क्या है? टिंडल प्रभाव। अरे आप जैसे कभी कभी देखो घरों के अंदर देखा होगा आपने कि घरों के अंदर कहीं से जैसे एक छेद होता है, छेद से अगर प्रकाश आ रहा है थोड़ा तो वहां पर एक ऐसे आपको दिखेगा एकदम ऐसे प्रकाश की लाइन बनी रहती है, यानी कि वहां पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि किरणें यहाँ से यूं जा रही है और उसके अंदर छोटे छोटे कण भी दिखेंगे। वो टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नीला क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मैंने जाके कलर किया हुआ है नीला, क्योंकि सीधा सा यही। ठीक है, समझ आ गई बात है। नेक्स्ट है, किसी सालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? मैंने बताया था कि सालक का प्रतिरोध जो है वो 2-3 जो मेन कारण है। पहला तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सालक की लंबाई पर सालक का अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई पर दोनों पर निर्भर करता है। उसके अलावा जो चालक तार है उसकी प्रकृति, और एक हमेशा ध्यान रखना ताप, प्रकृति या पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ कैसा है, और एक हमेशा ध्यान रखना तापमान पर। ये चारों चीजों पर निर्भर करेगा प्रतिरोध। ठीक है, यहां से आपको सीधे 2 समझ में आ गई होगी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी कि चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि जो पतला तार होता है ना उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक, इसीलिए जो आपके घर में लाइट आती है वहां वाले तार बड़े हैं, लेकिन आपके घर में छोटे छोटे पतले पतले तार लगे, इसका मतलब वहां पर प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। और वहां पर भी तो पतला तार लगा सकते थे, लेकिन वहां पर पतला लगाएंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। एक चालक 4 ओम का प्रतिरोधक में 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मात्रा ज्ञात करो। पहले तो आप यहाँ पर इसमें जो दिया है उसको लिखो कि एक तो क्या दिया है, प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। ठीक है साहब, और क्या दिया है? 10 एम्पियर धारा है, 10 एम्पियर धारा। ठीक है, और क्या दिया है? 2 सेकंड, यानी कि टाइम कितना? 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड टाइम है। इसमें ज्ञात क्या करना है? H, यानी कि उष्मा ज्ञात करनी है, उष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। कर लोगे?
अच्छा, इसके लिए आप लोगों को चाहिएगा उष्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उष्मा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है बताओ? तो ध्यान रखना, H बराबर V गुणा I गुणा T, VIT। ये किसका फॉर्मूला है? उष्मा का, VIT। अच्छा एक बात बताओ, V हमें दिया हुआ है क्या? आप कहोगे सर V तो नहीं दिया है। तो अच्छा यहां पर हमने ओम का नियम लिखा था, बताओ। V बराबर IR, V बराबर IR। तो क्या मैं यहां पर V की जगह IR लिख सकता हूं? आप कहोगे बराबर है तो सर लिख लो, IR पॉइंट यानी कि गुणा IT। अब इसके अंदर मान रख लो भाई, V I का मान है, R का है, I का है, T का है। देखो I का मान कितना है? आप कहोगे सर 10। I का मान कितना हो गया? 10 गुणा R का मान कितना है? R का मान 4 गुणा I का मान कितना है? I का मान 10 है गुणा T, टाइम का मान 2। अच्छा 2 सेकंड लिखा है इसमें, 2 सेकंड लिखा है। अगर 2 मिनट होता तो इसको हम सेकंड में बदलते। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम को हमेशा हम किस में लिखते हैं? सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 2 सेकंड है तो सीधा सीधा हमने 2 लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 4 से करो, 2 को 4 से 8 और 2 जीरो ये लगा दो 2, ये 800 आ गया। 800 तो आ गया, लेकिन इसका मात्रक क्या है ये बताओ? 800 क्या लिखूं? ऊर्जा उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक बताओ भाई क्या हो जाएगा? 800 जूल। ये छोटा सा क्वेश्चन था, जूल। क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है, उष्मा का मात्रक क्या है? ध्यान रखो कि जूल है। ठीक है, ये हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, विद्युत धारा की दिशा, अगर ये अंगूठा क्या बताए? विद्युत धारा की दिशा बताता है। अगर हम किसी चालक तार पर इस तरह हाथ रखें और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए, तो ये वाला जो है अंगुलियां हैं, ये क्या बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। यही तो है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की 2 विशेषताओं का वर्णन। किसी पारितंत्र है उसमें 2, देखो पहली बात तो ऊर्जा प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर की तरफ होता है। दूसरी बात, ऊर्जा हमेशा ऊपर जाएगी तो कम होगी। कितनी जाएगी ऊपर? ऊपर सिर्फ 10% ही जाती है। बाकी वाली जीव या जो भी सजीव होता है वो अपने श्वसन पर, अपने पोषण पर, अपने वृद्धि विकास पर, अपने जनन पर खर्च करता है, और सबसे ऊपर ऊर्जा जो है वो बहुत कम जाती है। ये किस खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर? देखो खाद्य श्रृंखला छोटी होती है, खाद्य जाल बड़ा होता है। खाद्य श्रृंखला तो एक ही श्रृंखला होती है जिसमें अलग अलग जीव एक दूसरे को खा रहे होते हैं। यानी कि मान लो जैसे घास है, घास को किसने खाया? टिंडे ने खाया, टिंडे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। ये एक खाद्य श्रृंखला है। लेकिन ऐसी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है वो आपस में मिल जाती है तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल जटिल होता है, खाद्य श्रृंखला सरल होती है। खाद्य श्रृंखला में जैसे खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला के अंदर एक सतत जो है एक कड़ी बनी रहती है भोजन की या पोषण की, एक कड़ी होती है। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है कि मान लो इधर वाला इस वाले को खा जाएगा, इस वाला इस वाले को खा जाएगा, इस वाला भी इसको खाएगा, तो इस तरह से। ठीक है, सिंपल सी बात है। समावयवता किसे कहते हैं? ये खंड 6 आ गया, यानी कि हमारा लास्ट खंड है और इसमें बड़े बड़े प्रश्न है। समावयवता किसे कहते हैं? इसका 38 नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, अ लिख के लिखा है। समावयवता किसे कहते हैं? देखो जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, या यूं कह सकते हैं जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके गुण जो है वो भिन्न भिन्न हो, उन्हें समावयवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समावयवी। ध्यान रखना, बात को समझना। जिनका अणुसूत्र समान हो और उनके गुण जो है वो अलग हो, उसे हम समावयवी कहते हैं। और इस वाले गुण को, ये जो गुण है समावयवी का गुण, इसे समावयवता कहते हैं। क्लियर बात? छोटा सा क्वेश्चन था। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक, साबुन जो होते हैं ना बेटा, साबुनी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बिक, ऐसे भी कह सकते हैं
कि दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण और ये वाले दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं अपमार्जक। ठीक, दूसरी बात, जो साबुन होते हैं ना वो कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी झाग देते हैं और मृदु यानी कि मीठे जल में भी झाग देते हैं। तीसरा, साबुन जो होते हैं वो महंगे होते हैं, अपमार्जक सस्ते होते हैं। ठीक, ये अंतर हो गया छोटे छोटे। सिनेप्स किसे कहते हैं? दोबारा आ गया सिनेप्स। सिनेप्स वही है जो आप लोगों के लिए मैंने बताया था, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का कार्य बताओ, अभी पिछली क्लास में भी बता रखा है, जो हमने बायो का करवाया था उसमें भी, तो आप वहां से देखिएगा। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र। मानव में लिंग निर्धारण करवाया हुआ है, लेकिन सिंपल सा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मान लो ये नर है, ये नर है, नर को ऐसे लिखते हैं, ये मादा है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें एक्स वाई होता है, ये एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। इसके दो गुणसूत्र बनेंगे, एक तो एक्स वाई हो सकता है, इसके भी दो होंगे, एक एक्स हो सकता है, एक भी एक्स हो सकता है। इसका एक एक्स होगा, एक वाई होगा। जब हम इस एक्स को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये एक्स एक्स बनेगा। इस एक्स को हम इस वाले एक्स के साथ जोड़ेंगे तो एक्स एक्स बनेगा। इस वाई को हम इस एक्स के साथ जोड़ेंगे तो एक्स वाई बनेगा। इस वाई को हम इस एक्स के साथ जोड़ेंगे तो एक्स वाई बनेगा। ये एक्स एक्स मतलब लड़की पैदा होगी, ये एक्स एक्स लड़की पैदा होगी, दो लड़कियां पैदा होगी। और इसी तरह से यहाँ पर एक्स वाई लड़का होगा, एक्स वाई लड़का होगा, दो लड़के पैदा होंगे। सिंपल सा मामला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें है ना। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा और के बनाने की विधि बतानी है और इसके उपयोग बताने। विरंजक चूर्ण तो अभी मैंने बताया था, जब चूने के पानी के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इसका उपयोग क्या है? जल के अंदर जीवाणु वगैरह होते हैं उनको खत्म करने के लिए, या फैक्ट्रियों में भी होता है, कपड़ों की फैक्ट्रियों में भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे करवा देता हूं, जो लास्ट में चल रहे हमारे, तो करवा ही देते हैं। चलो, सिंपल सा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? एक तो लो आप नमक NaCl, इसके अंदर पानी डालो, NaCl लो, उसके अंदर क्या डालो भैया? पानी डालो, उसके अंदर NH3 डालो और उसके अंदर CO2 गैस डालो। इससे आपको दो चीजें प्राप्त होगी। एक तो NaCl सामान्य नमक लो, उसके अंदर NH2 यानी कि पानी डालो, उसके अंदर NH2 नहीं, NH3 डालो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालो। इससे आपको NH4Cl और NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात? NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है? धोने का सोडा या खाने का सोडा, इसको कहते हैं खाने का सोडा, या इसे ही कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, काम क्या आता है? रसोई के अंदर खाना बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनता है, इससे ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, धोने का सोडा बनाना है तो धोने का सोडा कुछ भी नहीं है, ये वाला जो खाने का सोडा है इसको NaCO3, इसी के अंदर आप 10H2O मिला दो, 10H2 यानी कि पानी मिलाओ, तो ये क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O बनेगा। 10.10H2 यानी कि ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये इसका मतलब ये क्रिस्टलन जल है, तो ये क्या हो जाएगा? धोने का सोडा। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग साफ सफाई करने में होता है। उसके अलावा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जल खारा जल है, उसको परमानेंट स्थायी कठोरता दूर, परमानेंट मीठा करना है, स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, समझ गए भाई? नेक्स्ट क्या हो गया भैया? नेक्स्ट हमारा एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसी का अथवा में दिया, पाचन किसे कहते हैं? और मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन। पाचन मतलब जो हमारा भोजन है वो जटिल अणुओं में होता है
उन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन का पूरा डायग्राम हमने बताया हुआ है, कैसे बनता है, उसके अंदर कहाँ कहाँ किसका पाचन होता है। हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन होते हैं, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कहाँ कहाँ होता है ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है, आप वहाँ से भी देखिएगा। ज़्यादा मैं बिना मतलब का ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। हृदय की नामांकित संरचना चित्र बनाकर वर्णन करना। हृदय सिंपल सा हृदय होता है, बताना है क्या? ये इस तरह का हृदय है, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे तो ये हो गया। ये आलिंद है, इधर वाला है तो दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, और ये दायां नीले, और ये बायां नीले। ये जो इसके अंदर खून आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? फेफड़े से। ये यहाँ से, ये फेफड़े से खून आ रहा है तो फुफ्फुसीय सीरा होगी, फुफ्फुसीय सीरा। ये क्या है? धमनी है। ये फुफ्फुसीय फेफड़ों को लेके जा रहा है, फुफ्फुसीय धमनी है, और ये क्या है? सीरा है। ये सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। जब हम लोगों ने आपको एक बड़ा मोटा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। सिंपल बात है, समझ गए ना? ठीक है। प्रकुंचन और अनुशीतलन में दो अंतर बताओ। ये इस तरह का आपको डायग्राम बना के वर्णन करना था, ठीक है। प्रकुंचन और अनुशीतलन में अंतर। प्रकुंचन और अनुशीतलन, जब हृदय जो है एक बार प्रकुंचित होता है, एक बार शिथिलन अवस्था में आता है। प्रकुंचित होता है, शिथिलन अवस्था में, ठीक है। तो प्रकुंचन और शिथिलन में अंतर क्या? प्रकुंचन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, जब खून को प्रेशर करके खून जब कहाँ जाता है, खून जब रक्त वाहिनियों में जाता है, ये प्रकुंचन है। और शिथिलन अवस्था में वापस जो है हृदय शिथिलन अवस्था में आता है, उसे अनुशीतलन कहा जाता है। क्लियर? मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना के वर्णन करो। श्वसन सिंपल सा है, जो श्वसन क्या करता है? भोजन ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाता है एटीपी के रूप में, श्वसन वो बनाना है। मानव का श्वसन है इस तरह से। श्वास नली बनाएंगे, श्वास नली से श्वसनिका बनाएंगे, फेफड़ा बनाएंगे, कुपिका बनाएंगे, और क्या है? सिंपल चीज़ें। ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है वैसे ये सारा क्वेश्चन ये हो गए। आप बाकी के अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कर लोगे, कमेंट करके बताना है कि सर ये डाउट है, या ऐप पर बता देंगे मैसेज करके, ठीक है। ये इसी के साथ ये हमारा एक पेपर था जो साइंस का आया हुआ था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपका भी कोई पेपर हुआ है अलग, इससे अलग है, तो आप हमें भेजिए, व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए, हम उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे। और जिनका पेपर नहीं हुआ है, ये वीडियो ज़रूर देखिए, इनमें से आपको एक बड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।